किनके किनके प्रश्न थे? अब जरा हम ढूंढे। लक्ष्य भैया प्रश्न पूछ रहे थे, नहीं दिख रहे। पीछे दीदी माइक दे दीजिए प्लीज। अभी जो मैं देख रही हूँ कि हम हाईली ड्रिवन है जो सेंसेशंस हैं उससे, क्योंकि हम चेस कर रहे हैं टेम्परेरी हैप्पीनेस को, क्योंकि अभी तो कंटिन्यूस का उतना पिक्चर क्लियर नहीं है। तो फिर इससे हम कैसे निकले बाहर? 2 स्टेप है। प्रश्न समझ में आया? वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ सेंसेशन से, संवेदना से टेम्पररी हैप्पीनेस को, थोड़े थोड़े समय के सुख को चेज कर रहे हैं। परमानेंट का, कंटिन्यूअस का पता नहीं है, क्या करें? इन सारे मुद्दों पर अभी हम अभी से लेके रिलेशनशिप के बाद वापस सारे प्रश्नों पर आएंगे तो कई तरह से बात करेंगे, कई डायमेंशन से देखेंगे। जो डायमेंशन पकड़ में आ जाए उससे सॉल्व कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं 2 चीजें कह रहा हूं। पहला कि ये दिखना शुरू हो जाए कि हमारा गोल तो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है। एक समय के लिए भी हम अनहैप्पी नहीं होना चाहते, ये दिखना शुरू हो। और ये जितने सेंसेशन वाली चीजें हैं ये सब 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ही काम आ सकती हैं। उससे ज्यादा काम आने का कोई उपाय नहीं है। तो इसको कितना भी चेंज करने का कोशिश हम करेंगे, वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के इंटरवल में हमको दिन में 2, 4, 6 बार मिल सकता है। बालू से तेल निकालेंगे तो जो होगा उतना ही तो निकलेगा। उससे सोचेंगे कि सरसों जैसा 40% तेल निकल जाए, कैसे संभव है? तिल जैसा 55% तेल निकल जाए, कैसे संभव है? बालू से निकाल रहे हैं तो बालू जैसा निकलेगा जी। तो 10 मिनट, 5 मिनट के इंटरवल में, 10 मिनट, 5 मिनट के ड्यूरेशन का दिन में 4-5 बार हैप्पीनेस मिलेगा। लेकिन चूंकि ये हैप्पीनेस हमको कंटिन्यूअस चाहिए, इसलिए बाकी समय भी कहीं ना कहीं हमारा मन उसमें इंगेज होके और उलझ जाता है। तो वो हैप्पीनेस देता है 10 मिनट दिन में 4 बार, अनहैप्पीनेस का कारण बन जाता है बचे हुए सारे समय में। तो हैप्पीनेस दिया उसने 10 मिनट दिन में 4 बार, हमारे मन को उलझा के रख दिया बचे 23 घंटा 20 मिनट। तो ये दिखना शुरू हो जाए कि उसमें सुख कम है, दुख ज्यादा है। ये जो दुख बाकी समय हो रहा है, हमको मन उलझा पड़ा है उसमें और कुछ कर सकते नहीं। पेट भर गया तो खा नहीं सकते जी, खा नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है खाने का। गला भरने तक 2-4 और खा लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हर सेंसेशन के बारे में, हर संवेदना के बारे में ये बात लागू होती है। शरीर एक समय के बाद थक जाता है। शरीर थक गया और सुख चाहिए तो मन लगा देते हैं उसमें। तो पूरे समय मन उसमें उलझा रहता है, फ्रस्ट्रेट होता रहता है, परेशान होता रहता है, क्योंकि मिलना तो कुछ है नहीं। रसगुल्ले को सोच सोच करके तो कोई स्वाद मिलना नहीं है ना जी, फ्रस्ट्रेशन ही मिलना है। खा के तो स्वाद मिल सकता है, सोच के तो फ्रस्ट्रेशन मिलता है। तो ये दिखना शुरू हो जाए कि उस डिजाइन में सुख बहुत थोड़ा है, दुख बहुत ज्यादा है, ये दिखना शुरू हो जाए तो मन वहां से हटेगा, मन वहां से हटेगा। एक बार वो मन हटने लगा वहां से तो उसको लगाना भी किसी दूसरी जगह पे पड़ेगा। नहीं तो खाना खाने की एक ही जगह पता हो तो लौट लौट के तो हर बार वहीं मुंह मारेंगे जी। तो एक बार दिख गया कि ये जिस नाले का पानी पी रहे हैं ये गंदा है, कचरा है, इससे कुछ खास मिल नहीं रहा, तो साफ पानी वाली जगह पर भी कुछ काम होने की जरूरत है। तो हमारा मन आज के दिन जिन जगहों पर रहता है, संबंधों में तृप्ति मिल सके, जिन लोगों के साथ जी रहे हैं वहां सेटिस्फेक्शन मिल सके, ये जो सुविधा से सम्मान को जोड़ दिया है हमने, उससे हम बाहर निकल सकें और संबंधों में तृप्ति पूर्वक जी सकें, समझ करके अपने भाव को, विचार को, आचरण को ठीक रखने का काम कर सकें,
उसके लिए कुछ पॉजिटिव अभ्यास करें, प्रैक्टिसेज करें, उसकी जरूरत होगी। तो ये 2 स्टेप कहीं भी काम आता है, किसी भी गलती से बाहर निकलने का ये 2 बेसिक स्टेप है। पहला स्टेप है कि जो कर रहे हैं उसमें कितना सुख मिल रहा है और कितनी परेशानी साथ में आ रही है, उसका हिसाब लगाना शुरू किया जाए। हिसाब लगाना शुरू किया जाए। हम वो हिसाब नहीं लगाते हैं, उस समय हम उतने सजग नहीं रहते हैं, सचेत नहीं रहते हैं, बेहोशी जैसी स्थिति में करते रहते हैं आदतन, हैबिचुअली। तो रुक करके हमको ये 2 चीज पहचानने की जरूरत पड़ती है। पहला ये कि जो कर रहे हैं उसमें सुख बहुत कम है, परेशानी बहुत ज्यादा है। दूसरा, सुखी होने का जो और उपाय है, संबंधों में तृप्तिपूर्वक जीने का, किसी सार्थक कार्यक्रम में भागीदारी करने का, अपने में समझ के साथ भाव और विचार को ठीक रखने का, वो सारे डिजाइन्स पर काम किया जाए। जी, इधर का प्रश्न था, ठीक है भैया? इधर आता हूँ। एक ही जगह पर जाना अच्छा है या जगह बदलना? और अगर जगह बदलने पे भी बाद में वही दिक्कत हुई तो? ये अभी सेंसेशन वाले संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में? तो थोड़ा और क्लियरली हमको प्रश्न बताइए, नहीं समझ में आया मुझे। अभी आपने बोला ना कि अगर दिक्कत हो रही है तो जगह बदल लेना चाहिए। ओह, आई एम सॉरी, मैंने जगह बदलने भर के लिए नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि जिस जगह में खा खा करके अगर सुख नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है कि सुख कम है, परेशानी ज्यादा है, तो जगह बदलने के लिए मैं कोई भीलवाड़ा से राजस्थान जाने नहीं कह रहा हूँ सर। मैं भी उस दूसरे पर्सपेक्टिव से ही पूछ रही हूँ, बस वर्ड शायद मैं समझा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो मैं पकड़ लेता हूँ। तो इतना ही कह रहा हूँ कि दूसरी जगह पर अगर वो नहीं मिल रहा है तो तीसरे चौथे उन बिंदुओं को ढूंढने की जरूरत है। अभी गलती क्या होती है पता है? पहली शादी हो जाए और डाइवोर्स हो जाए ना, तो ये नहीं लगता है कि हम में कुछ गलती थी, लगता है ये पहली लड़की ठीक नहीं थी। और लड़के की तरफ से उदाहरण ले रहा हूं, नो ऑफेंस टू एनीवन, उल्टा भी मान लेना तो लगता है कि पहली लड़की ठीक नहीं थी। दूसरी शादी करते हैं, साल भर नहीं होता उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, बल्कि कई बार कहते हैं ये तो पहली से भी ज्यादा बड़ी चुड़ैल है तो होता क्या है, अभी हमको हर बार लगता है कि ये जो फंस रहा है विवाह, कारण दूसरा है। ठीक, तीसरी कर लेते हैं, चौथी कर लेते हैं, ये ध्यान नहीं जाता है कि कारण का कुछ हिस्सा मेरी तरफ भी तो होगा। हमको हर बार लगता है समस्या लड़की में है, समस्या अगले में है। हमको कभी इस पर ध्यान नहीं जाता है कि समस्या थोड़ी हम में भी तो हो सकती है। हर बार यही उम्मीद कि अगला ठीक होगा, पिछला पहचानने में चूक कर गए थे, ये तो ठीक चुन लेंगे। और हमारे कहानी सुनाते रहते कि मुल्ला नसरुद्दीन की 3 डाइवोर्स हो गए, चौथी बार फिर शादी के लिए तैयार हो गए, किसी भी उम्र में हुए हों। दोस्त लोग गिफ्ट दे दे करके परेशान हो गए थे कि भाई 3 बार एक शादी में गिफ्ट दे चुके किसी को, अब चौथी बार क्या करेंगे। तो दोस्तों ने सोचा क्या किया जाए, तो उसकी चौथी शादी में एक बड़ा पेंटिंग पोस्टर बना के दिया। उसमें लिखा, पुराने अनुभवों के ऊपर नई उम्मीद की फिर से विजय कि ये 3 बार जो पुराना अनुभव मिल चुका है, अभी फिर से वहीं से शुरू कर रहे हैं कि तो अभी जो हम बहुत बार बदलते हैं ना, वैसे ही बदलते हैं कि ये लड़के को बदल लिए उसके साथ लग गए, उसको बदल लिए उसके साथ लग गए। हमको ये दिखाई नहीं देता है, मिठाई छोड़ दिए मिर्ची पकड़ लिए, मिर्ची छोड़ दिए अल्कोहल पकड़ लिए, अल्कोहल छोड़ दिए सिगरेट पकड़ लिए, वो सब छोड़ दिए तो पिज्जा बर्गर पकड़ लिए। हमको ये दिखना जरूरी है कि इसमें क्वालिटेटिवली कुछ नहीं बदला, हम उसी कैटेगरी में घूम रहे हैं। तो पिज्जा बर्गर छोड़ करके मिठाई पकड़ लें कि रसमलाई पकड़ लें कि मिर्ची पकड़ लें, ये लड़के को छोड़ के वो लड़के को पकड़ लें, खड़े तो वही हैं हम, उसी संवेदना से सुख पाने के डिजाइन में। बदलने का मतलब है कि किसी जगह पर अपने संबंध पर काम करना शुरू करें,
समझ पर काम करना शुरू करें, ऑफिस के माहौल को ठीक बना लें ताकि 5 दिन तक आते आते वो फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं होना शुरू हो जाए और नाइट पार्टी की जरूरत नहीं लगने लगे। ये 5 दिन जो हमने फ्रस्ट्रेशन का डिजाइन बना लिया है वो काम कर रहे हैं जिसको करने का मन नहीं है। वो डांट खा रहे हैं 5 दिन तक और दूसरे को डांट रहे हैं जो सहज नहीं लगता है। ये डिजाइन बदलने का काम करेंगे या 5 दिन यही बनाए रख करके सैटरडे और संडे नाइट की पार्टी से काम चलाएंगे? प्रश्न यहाँ है, प्रश्न यहाँ है। सर आपने अभी वो बोला ना कि कैटेगरिकली एग्जाम्पल, तो हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि जिसको सिगरेट पीने की आदत है उसको मैंने छुड़वाने के लिए ये बोला कि तू दूसरा कुछ तो चालू कर दे ना। तो उसने पहले स्मोकिंग छोड़ दी, ड्रिंकिंग चालू कर दिया उसकी जगह। फिर ड्रिंकिंग छोड़ दी, उसकी जगह वो थम्स अप या कोक पीने चालू कर दिया। फिर उसके बाद च्युइंगम खाना चालू कर दिया, चॉकलेट खाना चालू कर दिया, बंद कर दिया। तो ये सेम कैटेगरी में आता है या कैसे? वही, इसमें आपने दूसरा काम किया। इसमें आपने ये किया कि उसके जो क्वांटिटी थे उसको धीरे धीरे कम करते करते फ्री होने की जगह पे ला दिया। ये कर सके तो अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी को इतना मेहनत से बदलिए, ठीक है, तो बाद में ये मत कहिएगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। जी, और किनका प्रश्न था? यस भैया मेरा सवाल ये था, ये मैं की जो क्रिया होती है ना उसमें जैसे बाहर से कोई नॉइज आ रही है उससे हम इतना परेशान नहीं होते जितना कि पास वाला अगर कर रहा है तो उससे जल्दी परेशान हो जाते हैं, हमारे व्यवहार में जल्दी। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि वहां से जो नॉइज आ रही है ना वो ज्यादा तेज है लेकिन उससे हम परेशान नहीं हो रहे हैं। बगल वाला थोड़ा भी कुछ करता है तो हम परेशान हो जाते हैं और उसके साथ जाके उलझ जाते हैं। क्या कारण है? कारण एकदम सिंपल है। एक मान्यता काम करती रहती है हम सबके जीने में, ठीक है। यहाँ पर जो मान्यता काम कर रही है वो ये कि बाहर से जो आवाज आ रही है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वश नहीं है, नियंत्रण नहीं है, वहां हम कुछ नहीं कर सकते। बगल वाले के बारे में ऐसा लगता है कि इसको 2 लात मार सकते हैं। तो ये थोड़ा भी कुछ करता है तो रिएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। वहां इतना नॉइज हो रहा, कोशिश करते हैं कि ध्यान को बनाए रखें। ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, बॉस डांटे ना, यस सर आप बहुत अच्छा कह रहे हैं सर, हमारा भला होगा इससे, आप तो हमारा प्रोग्रेस सोचते हैं, ठीक है। जूनियर बोल दे, पत्नी बोल दे, बेटा बोल दे, वाक्य पूरा नहीं होता है कि उसके पहले कहते हैं नालायक जितने साल तुम्हारी उम्र नहीं हुई है ना उतना साल हमारी शादी को हो गए। ये मान्यता नहीं क्या बहुत हो रहा है ना। ये मान्यता हम सब की काम करती रहती है। जहां लगता है कि चला सकते हैं ना वहीं सारा गुस्सा चलाते हैं। अभी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं गुस्सा आ जाता है, हमारा कंट्रोल नहीं है। अजी इतने बारीकी से हम देखते रहते हैं कि कहाँ कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते। जहां लगता है कि कर सकते हैं वहीं सारा ताकत दिखाते हैं, जहां लगता है कि नहीं कर सकते हैं वहां नजरें नीची खड़ी रहती हैं। तो ये मान्यता हमारी काम कर रही है। सदुपयोग क्या कर सकते हैं इसका? एकदम सिंपल सदुपयोग हो सकता है इसका कि ये पहचानना शुरू कर दें कि अगर उस आवाज पे भी हम संतुलित रह सकते हैं तो बगल वाले के साथ भी पहले अपना संतुलित रहने का काम किया जाए, फिर उसको ठीक होने में सहयोग करने के लिए हम उसके पास जा रहे हैं, ना कि परेशान हो करके उसके पास जा रहे हैं। तो ध्यान तो दिलाएंगे हम अगले को ठीक होने में, लेकिन संतुलित होके आराम में रहते हुए ध्यान दिलाएंगे या रिएक्टिव होके ध्यान दिलाने जाएंगे, ये मुद्दा है। जितनी बार भी रिएक्टिव होके ध्यान दिलाने जाएंगे, ध्यान उसका तो कुछ जाएगा नहीं, पलट के 4 जवाब आपको देगा, कहेगा बगल में वहां उठ के बैठ लो ना, हमारे बगल में आते क्यों। जी वो जो डिज़ायर वाली बात पे मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि ऐसा होता है ना, जैसे यंग एज के लोगों को लगता है कि ठीक है अभी तो उम्र है, अभी तो कुछ भी खाओ कुछ भी पियो कैसे भी रहो क्या फ़र्क पड़ता है। एक टाइम बाद जब
थोड़े बड़े हो जाएंगे, मैच्योरिटी आ जाएगी, तब के तब देखा जाएगा। है ना। मोटिवेशन नहीं होता ना कि क्यों अच्छे से रहना, अच्छा खाना स्टार्ट करना है। वो नाली जब बह रही होती है ना, वो जब किसी दिन चोक होता है ना, तो इतना सारा कचरा निकलता है। शहर के किसी भी नाली को देखिएगा, घर की नाली को बंद होता है तो इतना कचरा निकलता है। वो कचरा एक दिन में निकलता है, जमा होता है, या रोज थोड़ा थोड़ा हो करके सालों में इकट्ठा हुआ है? सालों से रोज थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हुआ है। तो हमको ये पहचानना जरूरी है कि अगर हम उसको सालों से आज के दिन इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो 10 साल बाद जो कंसीक्वेंस दिखता है वो तो ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हुए का जमा किया हुआ दिखता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा वो नाला 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र में भी साफ रहे, ठीक है, तो अभी से ही उसमें कचरा नहीं डालने का काम करेंगे, तभी तो साफ रहेगा। अगर आपको ऐसा भ्रम होता हो कि अभी कचरा नहीं जमा हो रहा है तो कुछ नहीं करिए, 10-5 दिन के लिए किसी नेचुरोपैथी सेंटर पे चले जाइए, ठीक, जो उसकी वमन का, विरेचन का, एनिमा का 2-4 प्रोसेस से गुजर के देखिए, आपको दिखेगा कि इस उम्र में भी कितना कचरा हमने इकट्ठा कर लिया है। जहां चीजें सीधी आंख से पहाड़ हो सामने खड़ा तो सीधे आंख से दिख जाता है, थोड़ा कम हो तो टेलीस्कोप लगाना पड़ता है, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। थोड़ा एफर्ट करके किसी सेंटर में जाके देखेंगे, दिखना शुरू हो जाएगा। पर एक फैक्टर ये भी होता है ना, अब जैसे आजकल न्यूज़ आती है कि बहुत यंग एज के बच्चे, जैसे 19 साल 21 साल में भी ना बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है या बीमार हो रहे हैं बहुत गंभीर तरीके से। पर कई बार लोग, मतलब जिनकी अच्छी हेल्थ होती है, वो 70-80 क्रॉस करने के बाद भी बहुत हेल्दी रहते हैं। कहने का मतलब मान्यता ऐसी बन गई, हाँ सॉरी, बट अब ऐसा सोचने में आ गया कि लाइफ इज सो अनसर्टेन कि कल क्या होगा वी नेवर नो। तो आज जो है अच्छे से जी लो, मतलब उसको कल क्या जो होगा, मन किए कल क्या होगा ये नहीं पता, इसीलिए आज ही जहर उठा के पी लो सर। वेट मिनट, देखिए, प्रश्न पिछले को क्लोज करके पूछेंगे ना, उसको सुनना सीखेंगे ना हम, तो एक परिवार में संबंध और स्नेह के भाव का कोई मतलब होता है। मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा। एक सेकंड ऐड करिएगा ना, आराम से अवसर दूंगा। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि 2 बात कह रहा हूं, कल की लाइफ अनसर्टेन है तो क्या आज जहर पी ले, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि रुक के देखना चाहिए कि ये लाइफ सचमुच बाय नेचर अनसर्टेन है या हमने आपने अपने डिजाइन फॉल्ट के कारण उसको अनसर्टेन बना दिया है। ये अंतर भी तो पकड़ना पड़ेगा कि लाइफ बाय डिफॉल्ट अनसर्टेन है या हमने आपने गलत डिजाइनिंग करके उसको अनसर्टेन बना दिया है। बहुत बार आज के दिन जो 18 साल 20 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं, कारण तो यही दिखता है कि अगर पहले नहीं आते थे और आज आने लगे हैं तो कुछ बदलाव हमने किया है। बट कुछ फैक्टर्स जेनेटिक भी तो हो सकते हैं क्या? मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती बट वो होती है ना। कम से कम इतना तो कंट्रोल में है कि हम हवा ठीक कर सकते हैं, पानी ठीक कर सकते हैं, भोजन ठीक कर सकते हैं, ऑफिस में स्ट्रेस ठीक कर सकते हैं, परिवार में स्ट्रेस ठीक कर सकते हैं, समाज में बाहर निकले तो भ्रष्टाचार नहीं झेलना पड़े, ट्रैफिक खराब देख करके खून ना जले। जो ठीक कर सकते हैं वहां से करना शुरू करेंगे ना, फिर जो जेनेटिक वाले मुद्दे भी बच जाएंगे उस पर भी काम कर लेंगे जी। अगर कुएं में सब तरफ भांग घुला हुआ हो, घर में सब तरफ से आग लगी हुई हो, एक कोने से बुझाना शुरू करते हैं जी, धीरे धीरे दूसरे कोने तक भी पहुंचेंगे। प्लीज। सर्टेन है, आप कह रहे हैं मतलब जिम वगैरह करते हैं, हेल्दी रहने के लिए करते हैं, फिर भी डेथ होती है, मतलब ऐसे बहुत सारे रेयर केसेस बीमारी होती है। जिम करने से हेल्दी रहने के लिए करें ना वो चीजें। 2 में से एक कारण हो सकता है, ढूंढ के देखिएगा। हमारा भी हेल्थ सेंटर में स्टडी करते ही रहते हैं, और आप जनरल भी आयुर्वेद एलोपैथ किसी से भी पढ़ करके देख लीजिए। जिम जाने से अगर बीमार हो रहे हैं तो 2 में से एक कारण है। दिन में 23 घंटा पाप करके 1 घंटा गंगा नहाने से अगर ये सोचते हैं कि कल पवित्र हो गए हैं फिर से नया पाप करने के लिए, तो थोड़ा रुक के देखने की जरूरत है।
कि ये हेल्थ 24 घंटे की जीवन शैली होगी या 23 घंटा मनमानी करके 1 घंटा जिम करेंगे। पहला तो ये पकड़ना जरूरी है। क्या ठीक है 23 घंटा पाप करके 1 घंटा गंगा नहाए कि 24 घंटा ठीक जिए? वही दूसरा आता हूं, कई बार ये जिम में कितना वर्कआउट करने की जरूरत है हमको हेल्थ की दृष्टि से, सपोर्टिंग डाइट क्या होने की जरूरत है, और वहां भी मुद्दा हेल्थ है या 6 पैक की एक दूसरे को दिखाने वाली बॉडी बनाना है, ये कह रहे हैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये पहचानना जरूरी है। अगर ये मुद्दा है हमारा तब तो स्वास्थ्य पीछे छूट जाएगा, वो लुक और 6 पैक वही महत्वपूर्ण हो जाएगा ना जी। तो प्रॉपर नॉलेज होना भी उसका जरूरी है कि हमारे स्थिति के हिसाब से क्या डाइट चाहिए, कितना वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे उसको क्रम से बढ़ाएंगे, कैसे सस्टेन करेंगे, वो तरीका पकड़ना जरूरी है। 2 बातें कहूंगा मैं जी, आप पूछ के माइक इनको पास कर दीजिएगा। अब ये टॉपिक जो है संवेदना का टॉपिक चल रहा है जी जी, तो हम अपनी सही संवेदना को कैसे पहचाने और उनसे स्वतंत्रता कैसे पाएं? सही संवेदना का मतलब है जो शरीर को स्वस्थ रहने में सहयोगी भी होता है, अनुकूल भी होता है और हमको अच्छा भी लगता है, जिसको आप सही संवेदना कह रहे हैं ना। इसको पहचान यही है कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी वो ठीक है और अच्छा लगने का भी काम होता है, ये उसकी पहचान है। गलती में जहां भी फंस गए हैं वो सारी फंसावट एक ही चीज की है कि हमको कहीं ना कहीं उसमें सुख लगने लगा है और हम सुख के लिए उसको करना शुरू कर दिए। किसी भी संवेदना में आप फंसे हो, ABCXYG, रीजन एक है कि हमने कहीं ना कहीं उसको अपने हैप्पीनेस का सोर्स मान लिया है। उपाय क्या है? आपको कोई सांप रस्सी की तरह दिख रहा है, कांच का टुकड़ा हीरे की तरह दिख रहा है। उपाय क्या है? रुक करके थोड़ा ठीक से देखा जाए, दिखाई दे देगा। वो हीरा होगा तो हीरा दिख जाएगा, कांच का टुकड़ा होगा तो कांच का टुकड़ा दिख जाएगा। तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि रुक के देखना भर शुरू करिए कि कितना सुख मिल रहा है उससे और कितना दुख मिल रहा है, कितना जिंदगी में उससे आराम बढ़ रहा है, कितनी परेशानी बढ़ रही है। ये हिसाब लगाना तो शुरू करें। डायबिटीज हो जाने के बाद भी रसगुल्ला खा रहे, 10 सेकेंड अच्छा लग रहा होगा, इंजेक्शन भी तो शाम को आप ही को लेना होगा, वो कौन लेगा? वो खाते समय वो इंजेक्शन दिखना जरूरी है। दूरदर्शिता पूछ रही थी दीदी कैसे देखें, पता चलता है जी क्या खाने से कसूबा क्या होने वाला है। नियम को पकड़ते हैं तो पता चलता है। ठीक, आम का बीज बोते समय ही पता है कि इसमें फल आम का ही आएगा, किसी को भ्रम नहीं होता कि इसमें नीम भी आ सकता है क्या। तो ये पकड़ना जरूरी है इन सारी संवेदनाओं में कि वो कितना सुख दे रहा है, कितना दुख, ये हिसाब लगाना शुरू करें। और दिखने लगे कि दिन में 10 मिनट 3-4 बार आराम मिल जाता, ठीक, और वो भी पेन किलर जैसा, कि जितनी ज्यादा पीड़ा आप संवेदना की भोगते हो ना, वो सुख भी उतना ही देता है। तो आपको अगर कोई मिठाई पसंद हो तो जितनी ज्यादा देर से आपको उसकी तलब लगी हुई है, उसकी डिमांड हो रही है, उतना ही वो आराम देगा आपको। जितनी आग लगी हुई है ना, बुझने से उतना ही आराम मिलता है। तो हर संवेदना जो आराम देती है ना, उसके पहले आग लगना जरूरी है, यही पकड़ना पड़ेगा आपको। एक आग लगे बिना, वेट अ मिनट, इसको पकड़ लो, उत्तर खुद मिलने लगेगा। आग लगे बिना कोई भी संवेदना आपको आराम नहीं देती। आपको भरोसा नहीं लगे इसका, एकदम सिंपल काम करिए। एक उदाहरण लेता हूं कि आपको मिठाई मान लीजिए बहुत पसंद है भैया, लैंग्वेज ये लैंग्वेज थोड़ा और कोशिश करता हूं। संवेदना तो सेंसेशन को कह रहे हैं, उसको तो पकड़ लो, बाकी लैंग्वेज नहीं कठिन कर रहा हूं मैं। हमको ये पकड़ना जरूरी है कि मिठाई खाने को, अगर हमारा शाम को खाने के बाद मिठाई खाने का मन है
आप देखिए कैसे होता है, मन में आता है कि मिठाई खाना है, उसको रोकिए थोड़ी देर तक, मन करे थोड़ी देर रुकेगा, फिर करेगा नहीं चलो खाना है, थोड़ी देर और रोकिए। वो आधा घंटा 45 मिनट आप एक स्ट्रगल करते हैं, एक समय के बाद लगता है कि चलो उठ के अभी ये काम कर ही लेते हैं कि नहीं। ये जितना ज्यादा उसको करने के पहले आपको पीड़ा महसूस होगी, करने के बाद रिलैक्सेशन भी उतना ही महसूस होगा। ये बिल्कुल 8 नंबर के जूते जैसा है कि दिन भर जितना पैर अपना कटवाए हैं उससे शाम को जूता खोल के उतना ही आराम मिलता है। जितना दिन भर में पैर कटवाए हैं ना, शाम को जूता खोल के उतना ही आराम मिलता है। ये पहचानना जरूरी है, जरूरी है। तो फिर क्या वो सच है कि जितना दुख देखेंगे उतना ही सुख मिलेगा? अगर ये वाले सुख की बात करेंगे तो यही लागू होता है कि जितना थप्पड़ खाए हैं उतनी ही राहत महसूस होगी। संवेदना से जुड़े हुए सारे सुख के बारे में ये बात सच है कि जितना सुख में उपरोगे उतना दुख मिलेगा, जितना दुख झेलोगे उतना ही लौट करके सुख मिलेगा। लेकिन संबंध में भाव वाली जगहों पर देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। दिन भर भी एक दूसरे के साथ स्नेह पूर्वक जिए तो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तभी वो स्नेह पता चलेगा। दिन भर एक दूसरे के साथ मैत्री और आत्मीयता से जिए, जरूरी नहीं है कि शाम को झगड़ा करेंगे तभी वो ठीक पता चलेगा। संवेदना वाली जगहों पर हम सुख पाने की कोशिश करेंगे तो ये सुख दुख के साथ जुड़ा हुआ ही है। वो एक ही सिक्के का 2 पहलू है और जब भी मिलेगा तो पूरा पैकेज मिलेगा, तुमको चाहिए चाहे नहीं चाहिए। एडवर्टीजमेंट वालों को देखे हो, बहुत सारे सीन दिखाते रहते हैं, ठीक। कोई एरोप्लेन से कूद रहा है, कोई कुएं में कूद रहा है, कोई हवाई जहाज से उड़ रहा है, कोई बाइक चला रहा। उसका उस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। जब आप उस सपने में खो जाते हैं वो नीचे से अपना प्रोडक्ट जोड़ देते हैं। जिंदगी हो तो ऐसी, ठीक है। हम बह जाते हैं उसमें और पीछे से वो जोड़ देते हैं, हम उसको लेकर के घिसटते रहते हैं। तो लाइफ के डिजाइन हमारे वो पैकेज में ही मिलते हैं। उन्होंने डिजाइन ही कर रखा है कि ये पहले वाले में अगर बह गए तुम तो दूसरा घसीट के ले ही जाओगे, उनको पता है। तो ये पैकेज पहचानना जरूरी है कि संवेदना वाले सुख दुख की अगर बात करेंगे तो ये जुड़ा हुआ ही है। प्यास जितना ज्यादा लगा हुआ है वो फेंटा या लिम्का या कोको कोला उतना ही राहत देगा। नहीं लगा हुआ है तो कुछ खास रस भी नहीं आता है। तो जितनी उसकी तलब है, जितनी उसकी पीड़ा है, जितना उसका अभाव का दुख है, वो लेने से वो बुझ जाता है, बुझ जाता है। होता है कि नहीं, देखा जाए, मेरी बात को माना नहीं जाए, प्रयोग करके देखा जाए, अपनी जिंदगी पलट के देखी जाए। आंख खोल के देखेंगे, जो सच होगा वो पता चल जाएगा। तो हीरा होगा तो दिख जाएगा कि हीरा है, कसौटी पे कस के देख लें, हीरा होगा दिख जाएगा हीरा है। कांच होगा तो दिख जाएगा कि कांच है। भरोसा रख के थोड़ा देखा जाए, देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिर एक बार दिख जाए कि ये कांच है तो इससे मोह टूटता है हमारा। अभी इतना पकड़ के उसको रखे हुए हैं कि कोई वो कांच पर 2 लाइन कमेंट भी कर दे ना, हमको विरोधी के रूप में दिखता है, दुश्मन के रूप में दिखता है और हम लड़ने के लिए टूट पड़ते हैं। एक बार खुद को दिखना शुरू हो जाए कि ये कांच है, फालतू ओढ़ करके 5 साल से रखे हुए हैं, आसानी से हटा सकते हैं और जहां हीरा होने की संभावना हो वहां खोज कर सकते हैं। बट सोचा जाए, इस पर विचार किया जाए। थैंक यू। तो एक भैया, हाँ, कहाँ? संवेदनशील और संवेदनहीन, उसके बारे में भी। वो जो आप संवेदनशील प्रयोग कर रहे हैं ना, वो तो संबंध में दूसरे का ध्यान रखने के अर्थ में संवेदनशील कहते हैं। संबंध में दूसरे का ध्यान नहीं रखने के अर्थ में संवेदनहीन कहते हैं। वो यहाँ नहीं कह रहा हूं मैं। यहाँ संवेदना का मतलब है आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, टच से,
ये पांचों जगहों से जो हमको मिलता है उसको यहाँ संवेदना के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, डेफिनेशन फिक्स कर रहा हूं मैं। आता हूं, इनका प्रश्न सुन के आता हूं। हेलो भैया, नमस्ते। नमस्ते। जैसा कि जो आपने इच्छा के बारे में बताया वो लगभग तो सबको क्लियर हो गया। रात की गोष्ठी में जो क्वेश्चन आया था भैया कि इच्छा ही नहीं है मेरी कुछ भी करने की, तो इच्छा कैसे जागृत करूं? बढ़िया। इच्छा अगर कुछ भी नहीं हो ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि उस समय भी अगर कोई आपको थप्पड़ मार दे तो आप परेशान होंगे कि आराम में रहेंगे? परेशान होंगे, आप ही बता रहे हैं। इसका मतलब कुछ सुखी होने की इच्छा, सम्मान की इच्छा, स्नेह की इच्छा, ऐसी कुछ इच्छाएं तो बनी हुई हैं उस समय भी, पता नहीं चल रहा है हमको, पर बना हुआ तो है। अब जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ और करने की इच्छा नहीं होती है, तो एकदम सिंपल काम करना होता है। जिन कामों को भी हम करना चाहते हैं वो हमारे सुख और समृद्धि से कैसे जुड़ता है, ये अगर आपको उपाय दिखेगा ना तो आप उस काम को करेंगे। लोग हमसे पूछते, सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक आप लोगों से बात करते रहते, थकान नहीं होती क्या? ठीक है, हम हर बार ये बात को देख पाते हैं कि ये हमारे सुख से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको करके हमको अच्छा लगता है, हमको खुशी मिलती है, हमको प्रसन्नता मिलती है, हमको अपने लाइफ का सदुपयोग लगता है, तो थकान नहीं होती और ये करने का मोटिवेशन मिलता है। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? यहां से आता है कि ये चीज हमारे सुख से जुड़ गई है। ऐसा जिंदगी में जो जो चीजें, लोग सिगरेट और शराब भी पीते हैं ना, ऐसे ही पीते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सुख से जोड़ लिया है। तो जब कुछ भी करने का मन नहीं हो, रुक के अपने से एक सवाल पूछना होता है कि अपने सुखी होने के लिए क्या क्या करना मेरे लिए जरूरी है। और उसका एक उत्तर हम दे रहे हैं कि अपने मन को, विचार को, भाव को ठीक रखना, परिवार में संबंधों को ठीक रखना, समाज में व्यवस्थाएं ठीक रहे, नेचर के साथ हमारा जीना ठीक हो, ये चारों लेवल की हार्मनी को इंश्योर करना, ये हमारे सुखी होने का एक प्रोग्राम है। यहाँ से देखना शुरू करिए और जो जो प्रोग्राम समझ में आए इसके साथ जोड़ते जाइए। इच्छा में ऐसा भी तो है कि इच्छा तो है मेरी काम करने की। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे को पढ़ने की इच्छा हो रही है, और ये भी है कि जैसा परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं कि मैं अच्छा पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब करूंगा, और जॉब करने से जो पैसा आएगा वो सुविधा जुटा पाएंगे। लेकिन फिर वो होता है कि 2-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन कर पाए, फिर वापस वो उस लेवल में नहीं कर पा रहे। क्या तो करते हैं वो छोड़ के, ये बताइए। उसको छोड़ के बस अदर दूसरे भी काम, या तो सो लिए, सोने लगे, सोते ही है। मैं लिस्ट नहीं मांगता हूँ आपके सम्मान को बनाए रखते हुए। तो नहीं भैया, ये गोष्ठी में आई थी, बता रहा हूँ, धैर्य रखिए, मैं उत्तर दूंगा। सिंपल चीज है जो आप कह रहे हैं ना, उससे हमको इतना ही सुनाई पड़ता है कि आपके सुखी होने के प्रोग्राम में पढ़ाई एक इच्छा है, उसके अलावा 10 इच्छाएं और हैं। सोने की हो, मूवी देखने की हो, मोबाइल देखने की हो, ABC XYZ कुछ और करने की हो, ऐसा एक बंडल है आपके पास, बंडल है। इसमें दिक्कत क्या होती है? पढ़ाई वाले का जितना उदाहरण दिया ना, उसमें ऐसा होता है कि आज पढ़ाई करेंगे, 2 साल बाद सुख मिलेगा, 5 साल बाद सुख मिलेगा। ठीक है, ये जो मूवी देख लेना है, ठीक है, मोबाइल पे खेल लेना है, कुछ बाहर पार्टी कर लेना है, ये दिखता है कि आज और अभी सुख मिल सकता है। वो देखे में लिखा रहता है आज नगद कल उधार, देखे? तो उधार वाला तो कल पे चला जाता है, 2 साल बाद सुख मिलेगा, उसके लिए ये नगद वाले सुख को कैसे छोड़ें जी? तो भाग इसलिए रहे हैं कि बाकी चीजें भी हमको सुख के सोर्स के रूप में दिख रही हैं। धीरे धीरे ये दिखना शुरू हो जाए कि ये बाकी चीजें जिसको हमने सुख का सोर्स मान लिया है, ठीक, वो भी और इवन पढ़ाई भी, ये सब वस्तुतः एक छोटा हिस्सा है जिंदगी का। जिस पूरी संवेदना में हम इतना सुख का अंबार खड़ा कर दिए हैं, दिन में 10 मिनट 4 बार भी मुश्किल से काम आता है।
24 घंटा जिसके पीछे हम झोंके हुए हैं, दिन में 10 मिनट 4 बार भी मिल जाए तो बहुत है कि नहीं साहिल जी? यस सर। तो ये पहचानना जरूरी है। इसी तरह से पढ़ाई लिखाई वाली जगहों पर भी ये दिखना जरूरी है कि नौकरी के लिए, सुविधा के लिए, पैसे के लिए वो एक ऑप्शन है, एकमात्र नहीं। तो उस पर काम करना हो तो उस पर कर लें, और तरीके समझ में आते हो तो और कर लें। उसके साथ परिवार में, समाज में, नेचर के साथ हार्मनी में जीने के डिजाइन को डेवलप करना जरूरी है। ठीक है? हेलो, ऐसी ही बात हुई थी भैया, पर फिर वापस इसमें ये भी आता है कि अब मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं है और मेरे को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट बन नहीं रहा है, लेकिन क्या सही करना है वो भी पता नहीं कि सही क्या करूं। और दूसरा ये भी कंसर्न है कि मेरे को सही का पता चलेगा तब तक समय भी निकल जाएगा, तो इसी समय में मैं अच्छा करना चाहता हूं, तो इसमें क्या करेंगे? तो आज तीसरा दिन है, 5 दिन और वेट कर लेते हैं। 5 दिन भी नहीं, 3-4 दिन वेट कर लेते हैं। हो सकता है सही के बारे में कई चीजें पता चलनी शुरू हो जाए, तो पूरा लाइफ वेट करने की जरूरत नहीं है। 8 दिन के लिए तो आप आ ही गए हैं। हम 1 दिन और 2 दिन और पहले कह देते हैं। 6 दिन में ही आपको सब मिल जाए तो आराम से 8 दिन बाद जाके ठीक कर लीजिएगा। तो सही क्या है उस पर तो बात करना शुरू कर ही रहे हैं, एक एक स्टेप में, और थोड़ा कर लेंगे। भैया पूछ लो, मैं इनका सुन के आ जाता हूँ। अभी अपनी जो संवेदना से जो बातें हो रही है, तो आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। अभी अपन जो बात करें वो बाहर से खाने पीने वाली की, इस पे अपने कंट्रोल रखा जाए, अपना मन वहाँ आ रहा है, लेकिन मन के अंदर जो विचार आते हैं उस पर अपन कैसे कंट्रोल रखा? जैसे किसी ने बोला कि फास्ट फूड खाना खराब है अपनी हेल्थ के लिए, अपन कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ पे, हेल्थी फूड खा सकते हैं, लेकिन अपने मन के विचार के अंदर हर थोड़ी देर में एक नया विचार आता है, उस पर कैसे? किस बारे में विचार आता है? अलग अलग आता है हर थोड़ी देर में। संवेदना के बारे में या दूसरे व्यक्ति के बारे में? संवेदना के बारे में, अपने मन के अंदर। संवेदना के बारे में विचार आने का मतलब यही होता है कि सुख का खूंटा वहीं गड़ा हुआ है। सुख अभी भी हमको वहीं दिख रहा है अपनी जिंदगी का, और शरीर से वो नहीं पूरा हो रहा। वही तो इतनी देर से बता रहा हूं, शरीर से वो नहीं पूरा होता है तो मन और विचार पूरे दिन उसी में उलझा के रखते हैं। ये मन और विचार कहाँ जाता है? तुम यहाँ बैठे हो, 3 दिन में हो सकता है 4 बार तुमको तुम्हारा घर याद आ गया होगा कि नहीं? मुझे तुम्हारा घर एक बार भी याद नहीं आया। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं याद आया, क्योंकि मेरा सुख तुम्हारे घर से नहीं जुड़ा हुआ है। अभी तुम्हारा जुड़ा हुआ है तो तुमको याद आता है। खाने में जिसको मिर्ची पसंद है वो मिर्ची ढूंढता है, जिसको मिठाई पसंद है वो मिठाई ढूंढता है। तो हमको देखो ना, पार्टी में देखोगे ना, हर गोलगप्पे में भी लाइन लगा हुआ मिलेगा, रसमलाई में भी लाइन लगा हुआ मिलेगा, बर्गर में भी लाइन लगा हुआ मिलेगा, पिज्जा में भी लाइन लगा हुआ मिलेगा। ये जो इन सब जगहों पर हमको लाइन दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि हमने सुख वहां मान रखा है। तो जहां जहां हमारा विचार भाग रहा है, बेसिकली हमारा सुख वहां जुड़ा हुआ है। तो संवेदना वाली सारी चीजों में ये समझने की जरूरत है कि मन और विचार को हमने उसमें उलझा लिया तो जो 10 मिनट 4 बार वो सुख मिल सकता था वो भी गया। पूरे दिन उसमें हम अपने को इंगेज रख लेते हैं। तो ये दिखना शुरू हो जाए कि वहां सुख नहीं है, वो शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में प्रयोग करने की चीज है, तो हम संतुलित हो पाएंगे। इसके आगे का काम है अभ्यास करना इसको, जिस पर हम आखिरी दिन बात करेंगे। हाँ भैया। तो भैया अभी ना इससे जस्ट पहले वाली बात जब आपने खत्म की थी तो आप बता रहे थे कि सही क्या करना है वो मैं 2 दिन बाद बताऊंगा, और अभी तो ये गलत क्या हम कर रहे हैं इसको देख लें और इसकी बात कर लें। तो उसी पे मैं कल रात को भी गोष्ठी में बहुत सारे प्रश्न इस पर आ ही रहे थे, और मेरी भी कुछ ऑब्जर्वेशन रही लगातार, उसको भी आधार पर मैं बताता हूँ। और चूँकि मुझे पहली बार मौका मिला यूथ शिविर के अंदर भी ना इस तरीके से बात करने का, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा ओपननेस के साथ यहाँ बात हो सकती है। एक अभी जब आप सेक्सुअल प्लेजर की बात कर रहे थे ना, 15, 16, 17 साल की उम्र में ना, ये जो सेक्सुअल प्लेजर है ये एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह दिखता है बच्चे को, और वो जिस आग की आप बात कर रहे थे तो वो लगातार उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है कि क्या है ना। और वो अपोजिट जेंडर के लिए जो भी अट्रैक्शन है या जो भी फीलिंग है या जो मतलब
एक गैप है, वो गैप भी उसकी उस क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। और हम देखेंगे कि वो फिर क्यूरियोसिटी 25 तक आते आते शादी भी हो जाती है, या जो भी रिलेशनशिप में कोई रहता है, और उसके बाद में 60 तक भी वो चीज़ ना बनी रहती है। अभी ज़्यादातर जो बच्चे बोल रहे थे कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है पूछने में ना, कि क्योंकि यहाँ हमारी माता पिता की उम्र के भी लोग बैठे हैं, ऐसे बड़े लोग बैठे हैं। तो मैं तो ये ऑब्जर्व कर रहा था ना रात को कि ये तो समस्या बच्चों की नहीं है, ये उनकी भी समस्या है, क्योंकि निकल के तो वो भी बाहर नहीं आ पाए अभी उस चीज़ से। उसी चीज़ को ये भी जानते हैं कि हम सही क्या है गलत क्या है, लेकिन उस गलत को भी महत्वपूर्ण और ज़रूरी माना हुआ है अभी। और उसको मैं गलत इसलिए बोल रहा हूँ भैया, क्योंकि कुछ करके ना हमको पिज़्ज़ा खा के गिल्ट फील नहीं होता है, पिज़्ज़ा खा के ठीक फील होता है। लेकिन ये जो एक मस्टरबेशन वाली जो प्रॉब्लम है ना, या जिसको प्रॉब्लम हमने मान रखा है, उसके बाद में एक गिल्ट फील होता है, या कोई वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे ना तो उस पर मिलियंस में व्यूज़ आएंगे कि ये मस्टरबेशन गलत क्यों है या उसको कैसे छोड़ें। तो एक स्टूडेंट बोल रहा था कि भैया मैं रात को सोने जाता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा विचार आता है कि मैं एक बार मस्टरबेशन कर लूँ और फिर सो जाऊँ। सुबह उठता हूँ तो मेरा मन करता है फिर एक बार कर लूँ फिर सो जाऊँ। पढ़ता रहता हूँ अगर 6-8 घंटे, तो उस बीच में मन करता है कि थक गया हूँ तो फिर कर लूँ फिर सो जाऊँ। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, जो इन जनरल लोग फेस करते ही हैं, और ऑन एन एवरेज देखें तो ये सबकी ही एक प्रॉब्लम है, और डेली बेसिस पे या फिर इसको हम फेस कर ही रहे हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, उस पर अगर बात हो जाए। आपने 4 मिनट सवाल पूछा है, तो मैं मानता हूँ 14 मिनट कम से कम हमको देंगे उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, और आपके जितने भी प्रश्न आते हैं उसको उतनी देर कम से कम रोक के रखेंगे तो बात हो सकती है। पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि अगर बचपन से ही हमने किसी न किसी सेंसेशन को ही अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस माना है, तो आज नहीं तो कल हम इस सेंसुअल प्लेजर में भी फंसने ही वाले हैं। क्योंकि बचपन से ही कभी भोजन में सुख ढूंढ रहे, ठीक है, कभी सोने में सुख ढूंढ रहे, कभी कुछ खा लेने में सुख ढूंढ रहे, कुछ पहन लेने में सुख ढूंढ रहे, कुछ खास खिलौने को पा लेने में सुख ढूंढ रहे, कुछ खिलौनों से खेल लेने में सुख ढूंढ रहे। तो अलग अलग खिलौने से बचपन से ही अगर खेलने की आदत बना के हम चल रहे हैं और वही सुख का सोर्स दिख रहा है, तो जवानी तक आते आते कुछ नए खिलौने पकड़ लेंगे जी, और क्या करेंगे। अगर बचपन से ही खिलौनों से खेलना ही हमको सुखी होने के डिजाइन के रूप में डेवलप हो गया है, तो हम एक खिलौने को छोड़ करके दूसरे खिलौने में फंस ही जाएंगे। तो किसी एक लेवल पर तो शुरू से ही इस बात की जरूरत है कि सभी सेंसेशंस को हम शरीर के स्वस्थ रहने के अर्थ में या अगली पीढ़ी के संतति निर्माण के रूप में, चाइल्ड को आगे जन्म देना और उसको ग्रो करने के रूप में हम पहचान सकें। ठीक, अगर आप पर्पस पूछेंगे तो पर्पस ये समझ में आता है कि अगली पीढ़ी के संतान का निर्माण होना, ठीक है, उसकी परवरिश होना, उसका आगे बढ़ना, ताकि मानव परंपरा बनी रह सके, शरीर निर्माण होता रहे, बॉडी के बनने का काम होता रहे, इस रूप में उसका पर्पस दिखता है। तो पर्पसलेस नहीं है, उद्देश्यहीन नहीं है, अर्थहीन नहीं है, अर्थ है। तो हमको बचपन से ही एक जो ग्रो करते समय प्रैक्टिस की जरूरत है, वो बचपन से ही हर सेंसेशन को शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में या पर्पस के साथ जुड़ करके देखने की जरूरत है। अगर आप लॉन्ग टर्म पूछोगे सॉल्यूशन, तो वहां से शुरू होता है पहले स्टेप में। दूसरी बात यहां से शुरू होती है कि एक बार उसमें फंस गए हैं तब क्या करें। फंस गए हैं तब क्या करें। पहला पॉइंट समझ में आया? रिपीट कर दूं। पहला पॉइंट मैं एकदम सिंपल कह रहा हूं कि बचपन से ही अगर अलग अलग सेंसेशंस से, अलग अलग खिलौनों से खेल के सुखी होने का डिजाइन हमने बना लिया है, उन सेंसेशंस को हमने अपने हेल्थ से जोड़ करके उसके पर्पस को, उद्देश्य को नहीं पहचाना है, उसको सुखी होने का सोर्स मान लिया है, तो बड़े होकर के जो और खिलौने उपलब्ध होंगे उनसे खेलेंगे जी।
अगर मारने पीटने की ही प्रवृत्ति है, सामान्य भाषा में कहूं तो लाठी डंडा हाथ में है तो लाठी डंडा से मारेंगे जी, बंदूक हाथ में दे दोगे तो बंदूक से मारेंगे, मिसाइल दे दोगे तो मिसाइल से मारेंगे, यही तो करेंगे। प्रवृत्ति अगर मारने की ही खरी है तो जो हथियार हाथ में मिलेगा उसका उसी लिए प्रयोग करेंगे। तो बचपन से जो नर्चर होने की ही हमारी जरूरत है ना, वो इन पांचों सेंसेज को शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में पहचान के नर्चर होने की जरूरत है, ठीक। तभी जाकर के इसका संतुलन हो सकता है, नहीं तो बड़े होने के बाद उलझने ही वाले हैं, इसमें उलझने ही वाले। तो ये समझ में आया पहली बात। दूसरा स्टेप ये है कि इसमें उलझ गए हैं तब क्या करें। उसके पहले एक छोटी बात और बताऊंगा कि उलझने का दूसरा बड़ा कारण आज के दिन का मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीविजन और घर घर में होने वाली कथाएं हो गई, ठीक। जहां हम ठीक क्या है ये लोगों को बताएं चाहे नहीं बताएं, गलती की सारी चीजों को उपलब्ध करा के रख दिए। हम लोगों के हाथ में बारूद दें, अच्छी बात है, लेकिन वो बारूद से दीपावली के पटाखे भी बन सकते हैं और आपको मारने के लिए मिसाइल्स भी बन सकते हैं। ये विजडम, ये विवेक पहले देंगे या पहले मिसाइल हाथ में पकड़ाएंगे? विवेक देंगे ना। ये 14 मिनट मांग लिया है मैंने, मैं दूंगा नहीं बीच में। तो ये जो विजडम है ना, ये जो विवेक है, ये पहचानना जरूरी है कि हम ये मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन सब हाथ में पकड़ा रहे हैं, उसका राइट यूटिलाइजेशन, उसका सदुपयोग सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, उस पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे, या खाली छोड़ देंगे। ये सेकेंड स्टेप है जिस पर काम होने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देखेंगे ना तो ये दिखता है। थर्ड है कि अब फंस गए हैं तो क्या करें। मैं फिर से वही 2 सिद्धांत बताऊंगा। फंस गए हैं तो पहली चीज ये दिखना जरूरी है कि एक रोग में उलझ गए हैं, एक कांटा लग गया है, एक समस्या में फंस गए हैं हम, ना कि कोई बड़ा हीरे का हार पहन के घूम रहे हैं। हथकड़ी लोहे की हो कि सोने की हो, बेड़ी बेड़ी है, हथकड़ी हथकड़ी है, ये पहचानना जरूरी है। तो कितना भी हमको सेंसेशन अच्छा लग रहा हो कोई, वो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ही काम आता है, बाकी पूरे दिन वो कोई खुशी, कोई प्रसन्नता नहीं देने वाली है, ये पहचानना जरूरी है। और जितनी ज्यादा पीड़ा आप उसकी पहले झेलते हैं, उसको करने का भी उतना ही आपको राहत मिलता है। तो जितनी आग लगी है उतना ही उसके बुझने का सुख मिलेगा। तो वस्तुतः जो सुख मिल रहा है वो उसको भोगने का नहीं मिल रहा है। इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, वस्तुतः जो सुख मिलता है वो उस संवेदना को भोगने का सुख नहीं मिलता है, बल्कि उसके अभाव की जो आग लग गई होती है हमें, उसके बुझने का सुख मिलता है। ये बात समझ में आती कि वस्तुतः सेंसेशन को जो ये भोग करके हमको लगता है कि सुख मिल रहा है, बेसिकली उसके अभाव का जितना ज्यादा दुख मिलता है हमको, उसको करने का भी उतना ही सुख मिलता है हमको। तो एक बार वो रोग के रूप में दिखने लगे, पीड़ा के रूप में दिखने लगे, कठिनाई के रूप में दिखने लगे, तो निकलने का मन बनता है हमारा। ये पहला स्टेप है बाहर निकलने का, कि वो दिखना शुरू हो जाए कि ये हमारे लिए हथकड़ी है, बेड़ी है, इसमें से बाहर निकलना है, ना कि इसी में वेराइटीज को ढूंढते हुए 24/7 लगाना है। पहला शिफ्ट वहां खड़ा है, पहला शिफ्ट वहां खड़ा है। तो पहला स्टेप ये पकड़ना जरूरी है कि जिस संवेदना को भी भोग करके हम सुखी होना चाहते हैं, बेसिकली उसके अभाव का दुख हमको पहले मिलता है, उसको नहीं करने का हमको दुख मिलता है।
जितना उस नहीं करने के दुख को हम भोगते हैं, करने का सुख उतना ही मिलता है, न कि उससे ज्यादा। अगर आपको अभाव ही नहीं महसूस हो रहा हो, आप करने क्यों जाएंगे? आपको करने जाने की जरूरत ही कब महसूस होती है? जब आपको अभाव महसूस हो रहा है अपने में, तभी न। तो जितना ज्यादा वो अभाव महसूस होता है, करने का सुख भी उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। ये पकड़ना जरूरी है। तो एक रोग के रूप में इसको पहचानेंगे ना, ये दिखेगा कि शरीर में कांटा लग गया है तो कांटा निकालने पे बात करेंगे। अगर दिखेगा कि ये हाथ में जो बांध रखे हैं ये हथकड़ी है जिसने हमको बांध रखा है, तो उसको खोलने पर बात करेंगे। जब तक वो लगता है कि श्रृंगार है, पिछले दिन काफी बहस हो रहा था श्रृंगार पर जब तक वो लगता है कि श्रृंगार है, तब तक तो उसको और सजाने पर, और बढ़ाने पर, और पालने पोसने पर हम बात करते हैं। एक बार ये दिखना शुरू हो जाए कि हथकड़ी है, समस्या है, पीड़ा है, बाधा है, तो उससे बाहर निकलने पर बात शुरू होती। अब है कि बाहर निकलने के लिए क्या करें। ठीक है, 2 सिंपल काम करना होता है। एक, वो वातावरण और परिस्थिति जो आपको उस तरफ खींचती है, उससे दूर रहना होता है। वो वातावरण, वो परिस्थिति, वो सिचुएशन, वो मित्र, वो मूवी, वो घटनाएं, वो सीरियल्स, वो इंटरनेट, वो आपके वेब सीरीज, जो आपको उस तरफ खींचते हैं, उससे हमको दूर रहना होता है। लेकिन ये आप कर तभी पाएंगे जब आप उसको एक रोग के रूप में पहचानेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और दूसरे स्टेप में अपने समय को मीनिंगफुल जगहों पर, मीनिंगफुल इन्वायरमेंट में, मीनिंगफुल लोगों के साथ, मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इंगेज करना होता है। क्योंकि मन तो वही एक है ना जी। किसी अच्छा काम को करने में अगर हमको तृप्ति मिल रही है, कुछ बढ़िया हमको मिल गया है करने के लिए, तो उसको करेंगे या छोड़ करके 2 किलोमीटर ढूंढने जाएंगे भीलवाड़ा के किसी चौक पर कि क्या मिलेगा वहां? ये समझ में आता? सिद्धांत बहुत ज्यादा नहीं है, सिद्धांत ये 2 ही है कि रोग के रूप में, वो 0 नंबर का सिद्धांत है कि वो रोग के रूप में हमको दिखे, ना कि सुख के सोर्स के रूप में। 0 नंबर सिद्धांत है कि उस तरह की आदतों में हम फंस गए हैं तो वो हमको रोग के रूप में दिखना शुरू हो, ना कि सुख के सोर्स के रूप में। 0 नंबर। 1 नंबर सिद्धांत है उन सभी उपायों, जगहों, लोगों, व्यक्तियों, सीरियलों, घटनाओं से दूर रहना जो उस तरफ हमको खींचते हैं। और दूसरी बात ये कि वैसे वातावरण, वैसे परिवेश, वैसे लोग, वैसी घटनाएं, वैसी कहानियां, वैसे वातावरण में अपने को इंगेज करना जिससे हमको तृप्ति मिल सके, जिसमें हमारे सुख की निरंतरता हो सके, वहां अपने को इंगेज करना। बाद वाले को अभ्यास कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं, सही को करने को। पहले वाले को कहते हैं गलतियों से दूर रहने के अर्थ में, उसको वैराग्य कहते हैं कि ये 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। जो ठीक नहीं है उससे बच सके, और जो ठीक है उसमें इंगेज हो सके। और ये दोनों के पहले 0 नंबर की बात ये है कि हमको रोग के रूप में वो दिखना शुरू हो, ना कि हैप्पीनेस के सोर्स के रूप में। दीदी का एक प्रश्न है, लेके इधर आऊंगा। दीदी भैया, मेरे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक सबसे अभी, क्योंकि हम रिसेंटली मैं एक बात बता दूं, मैं सबके क्वेश्चन सुनूंगा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो मैं कहता हूं वो पहुंचता भी है आप तक कि नहीं। हाँ। तो अभी हम जो रोग के रूप में इस पे बात कर रहे हैं, तो रोग मतलब रोग के रूप में कैसे देखें? फर्स्ट थिंग, ये बायोलॉजिकल नीड है। सेकेंड थिंग, इवन साइंस सेज कि 1 इन अ वीक या 2 इन अ वीक मास्टरबेशन इज गुड। और लड़कियों पे तो इतना बड़ा टैबू है ये, ओ माय गॉड, लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं इस पे। ठीक है। थर्ड,
अगर रोग के रूप में ही देख लेंगे तो कहीं ना कहीं पे, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि थोड़ा सा बायोलॉजिकली भी हमें पढ़ के या समझ के चलना चाहिए चीज़ों को, तो आगे बढ़ना डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा इसमें कि मतलब हमने तो बीमारी ही मान ली है। सुन लिया, ठीक है, डन, एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड उत्तर दे क्वेश्चन, दो इसको, हाँ ऐसे जैसा बताओ। मैं एकदम सिंपल बात कह रहा हूं, मैं उस संवेदना को ही रोग नहीं कह रहा हूं, उससे सुखी होने के माइंडसेट को रोग कह रहा हूं। तो आम का खाने को रोग नहीं कह रहा हूं, आम को खा के सुखी होने के डिजाइन को रोग कह रहा हूं। तो सेंस, जो आपने सेंसुअल प्लेजर की बात करी, विथ ऑल ड्यू रिगार्ड टू साइंस, हमको लगता है स्टडी करके देखना चाहिए कि साइंस के कितने जर्नल जो आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं और दूसरे कुछ कहने वाले लोग भी हैं कि नहीं है। मैं भी एक मानव हूं, मुझे लगता है मानव का अध्ययन जितना साइंस कर सकता है मैं भी कर सकता हूं कि नहीं। साइंस भी तो आदमी देख के ही आदमी का निष्कर्ष निकालेगा। तो मानव के रूप में मैं अपना अध्ययन करके भी तो देख सकता हूं कि क्या नीड है और क्या नीड क्रिएटेड है। ये जितने भी बायोलॉजिकल नीड की आप बात कर रहे हैं ना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके देखना शुरू करेंगे तो सेक्स के रूप के नीड के बारे में तो मैं बता सकता हूं कि ये मन से शुरू होता है। शरीर का इतना ही है कि शरीर इसको कर पाने में कैपेबल है कि नहीं है। नीड शुरू होता है मन से, शरीर पर इतना ही होता है कि वो कर पाने में कैपेबल है, समर्थ है कि नहीं। नीड इसका शरीर से नहीं शुरू होता है, मन से शुरू होता है। नंबर 2, उससे सुखी होने के माइंडसेट को मैं समस्या कह रहा हूं, ना कि उसी को समस्या कह रहा हूं। और तीसरी बात ये कि मैं रोग के रूप में पहचानने का मतलब सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि अगर उसी सेंसेशन से आप सुखी होने का माइंडसेट बनाएंगे, समाज में रेप रुकेगा क्या? कोई रोकने का डिजाइन हो तो कोई हमको बता दे। तो ये समझना जरूरी है कि उन संवेदनाओं के ऊपर हमारा नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, या वो संवेदनाएं ही हमको घिसट करके इधर से उधर खींचती जाएंगी। हम उन सेंसेशंस के गुलाम बन के खड़े होंगे या उन सेंसेशंस को हम अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और लास्टली ये कहूंगा आपके प्रश्न के उत्तर में कि विवाह संबंध इसी अर्थ में है कि हम उन संवेदनाओं को समय के साथ देख करके उससे फ्री हो सकें। ये जो इतना मन में भर गया है कि द अदर साइड ऑफ ग्रास इज वेरी ग्रीन, कि नदी के उस पार का घास बहुत हरा है, ये जो मन में भर गया है इतना, उसको विवाह संबंध में देख करके फ्री हो सकते हैं। जो आप कह रहे थे ना 60 साल में भी फ्री नहीं होते हैं, फ्री इसीलिए नहीं होते हैं बल्कि दलदल में धंसते चले जाते हैं बहुत बार, क्योंकि हमको दिखता नहीं है कि विवाह का पर्पस संतान की उत्पत्ति और ये जो संवेदना में सुख लग रहा है उसको पहचान के देख पाना कि कुछ खास सुख नहीं है। वो पहचान करके बाहर निकलने के लिए उसको यूज करेंगे ना, तो विवाह संबंध आपको मदद कर देगा उससे बाहर निकलने में। अन्यथा तो आज के दिन मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उसकी भी एक लंबी लिस्ट खड़ी हो गई है हम सबके सामने। सेकंड क्वेश्चन ले लें आपका, फर्स्ट हो गया? हाँ, मतलब जो मुझे समझ में आया मैं एक बार वो बताती हूँ, फिर आप मुझे करेक्ट करिएगा। सो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग इट एज अ डिजायर, वी नीड टू आइडेंटिफाई इट एज अ नीड, और जो नीड है वो बॉडी की नहीं है, वो मन की नीड है ना जी। और मन में भी बेसिकली सुखी होने के लिए ही हम इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि मन का नीड तो सिर्फ सुख है। हाँ। तो सुख के लिए हमने इसको पहचान लिया है। ठीक है, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हम जो खाते हैं हमको पता होता है कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, है ना? पता हो सकता है, हाँ, होगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब पढ़ेंगे समझेंगे तो हो जाएगा। हाँ, नहीं मतलब जैसे मैंने आज मिर्ची खाई तो मुझे पता है कि कल मुझे बहुत पेट में प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, अग्रीड, ये मुझे समझ में आया इतना। बट कई बार ऐसा होता है कि आई डिसाइडेड कि इसका मतलब आई
ट्राई टू एनालाइज और उसका मुझे ये एनालिसिस निकला कि इसका एक्स का एंड रिजल्ट मतलब पूरे प्रोसेस के बाद में जाने के लिए वाई निकलेगा, ठीक है। बट अभी जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही तो हर बार होता नहीं है, तो मैंने एक्स के लिए एनालाइज किया, पूरा उसका प्लानिंग करा, प्रिपरेशन किया, एवरीथिंग आई डिड एंड आई वर्कड अकॉर्डिंगली, पर उसका एंड रिजल्ट वाई नहीं निकल के जेड निकला। उस वक्त मन भी खराब हो जाता है, भाव भी खराब हो जाता है और गुस्सा भी आता ही है, बुरा भी लगता है। मतलब बेसिकली जिन सब पे हम काम करना चाह रहे हैं वो सब पकड़ लिया। हाँ। देखिए एक्स की के साथ आपने सोचा था वाई रिजल्ट निकलेगा, हमने सोचा था ये रास्ता दिल्ली जाता है और जाने के बाद पता चला कि ये दिल्ली नहीं पहुंच के सोनीपत जाता है, ठीक है, करनाल जाता है। मतलब एकदम सिंपल है कि रास्ता पहचानते समय हमको चूक हो गई, सूचनाएं हमारे पास ठीक से नहीं थी और प्रॉपर एनालिसिस नहीं किए थे। तो समझने की जरूरत इसीलिए है कि बिफोर हैंड वो सारा एनालिसिस जितना अच्छे से हो सकता है हो जाए। तो आजकल पहले लोग पूछ पूछ के जाते थे तो प्रॉब्लम होती थी, आजकल गूगल मैप बना दिए, अभी धीरे धीरे उसको और बेहतर कर देंगे तो स्टेप बाय स्टेप पहुंचा जा सकता है। दूसरा ये होता है कि x के बाद हम y चाहते थे और z मिल गया तो मन खराब होता है, भाव खराब होता है। पार्ट में आंसर दे रहा हूं। हमको ये भाव और मन इसलिए खराब होता है कि हमको लगता है कि वो z मिलने का यही एक मतलब y मिलने का यही एकमात्र तरीका था। हम सोचते हैं कि y के बदले z मिल गया, उसका कारण अगला है। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि y के बदले z मिलने का कारण मेरी समझ का अभाव है कि मैंने नियमों को ठीक ठीक नहीं समझा था। हमको हर बार ये लगता है कि जितने पहेली में प्रश्न पूछेंगे उतना पहेली में उत्तर है। हर बार हमको आप पूछेंगे कि y के बदले z मिल गया और हम दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब वो z मिलने के कारण के रूप में हम सामने वाले के व्यक्ति को पहचान रहे हैं, ना कि अपने नियम नहीं समझने को कारण के रूप में पहचान रहे हैं। हमको अगर अपना नियम का नहीं समझना कारण के रूप में समझ में आएगा तो अगले पर गुस्सा नहीं होंगे, ठीक है। फिर हम काम करेंगे नियम को समझने पर और y कैसे मिल सकता है उसके लिए काम करने पर। बाकी गोष्ठी में बात कर तो हमको ये समझना जरूरी है कि अल्टीमेटली इन सारी क्रियाओं में आप कितनी बार भी उसको कर लें, अगर उसमें सुखी होने की मानसिकता हमारी बनी हुई है, वो हमारे ही बेचैनी का, हमारे ही पीड़ा का, हमारे ही दुख का कारण बनती है। 20 बार कर लें कि 28 बार, अगर उसमें सुखी होने की प्रवृत्ति है, उसके नहीं मिलने का दुख होता है, उसको पाने की कामना होती है, फिर उसके लिए हम सारा प्रयास करते हैं, फिर उसको हम पूरा करते हैं। ना करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि देखते रहें बार बार कि कितना सुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है। अगर लगे कि जिंदगी उसी में बढ़िया चल रही है तो जरूर बढ़ाया जाए। मेरी बात पूरी हो